नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव का आ गया सबसे ताज़ा सर्वे। किसे मिल रही है कितनी सीटें, आपको बताएंगे। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि क्या बिहार में बदल जाएगी सरकार। नीतीश ने अपने करीबी नेता से की सीक्रेट मीटिंग, सियासी चर्चाओं का दौर जारी। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि पंजाब में फिर मिलेंगे भाजपा और अकाली दल के हाथ। सुनील जाखड़ की नियुक्ति के बाद मिलने लगे संकेत। चौथी खबर में जिक्र होगा कि घाटी में सेना का एक्शन, बारामूला से लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकी गिरफ्तार। और पांचवी खबर में आपको बताएंगे कि 7 से 8 जुलाई को 4 राज्यों का दौरा करेंगे पीएम मोदी। करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का कर देंगे उद्घाटन। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में फिर से बन रही है मोदी सरकार, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव का आ गया सबसे ताज़ा सर्वे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर में अगले साल की शुरुआत में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी, कांग्रेस से लेकर तमाम दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी पिछले 9 सालों से केंद्र की सत्ता में है, जबकि विपक्ष इस बार गठबंधन बनाकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। पिछले दिनों बिहार की राजधानी पटना में एक अहम बैठक हुई, जिसमें तमाम विपक्षी दल आगामी लोकसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ने पर राजी हुए। हालांकि महाराष्ट्र में एनसीपी की टूट से विपक्षी एकता को बड़ा झटका लग गया, लेकिन विपक्ष में शामिल दलों का दावा है कि इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। और दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एक सर्वे के नतीजे ने एनसीपी संकट से पहले की स्थिति का जिक्र किया है। आपको बता दें कि टाइम्स नाउ, नव भारत व आईटीजी द्वारा किए गए सर्वे में महाराष्ट्र की जनता से पूछा गया कि क्या वो लोकसभा चुनाव में वो किसको वोट करेंगे। इस पर सबसे ज़्यादा लोगों ने बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए पर भरोसा जताया, और वहीं बीजेपी नीत एनडीए को महाराष्ट्र में 22 से 28 सीट भी मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी को 18 से 22 सीटें जाती दिख रही हैं, लेकिन ये तब के आंकड़े हैं जब एनसीपी भी महाविकास अघाड़ी में हुआ करती थी। अब एनसीपी बीजेपी में जा चुकी है। अब ऐसे में ये आंकड़े कितने बदलेंगे, ये असली चुनाव के नतीजों में ही पता चलेगा। बहरहाल, अगर कोई और सर्वे का नतीजा आएगा तो हम आपको बताते रहेंगे। वीडियो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगले ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या बिहार में बदल जाएगी सरकार। नीतीश ने अपने करीबी नेताओं से की सीक्रेट मीटिंग और सियासी चर्चाओं का दौर जारी है। जी हाँ दोस्तों, बिहार की राजनीति में जबरदस्त चर्चा का दौर जारी है। इन सब के बीच इस बात का कयास खूब लग रहा है कि बिहार में क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। क्या बिहार में फिर से सरकार बदल जाएगी। बिहार की राजनीति को लेकर फिलहाल चर्चा तेज है। नीतीश के हाल फिलहाल के कदमों को लेकर भी इस बात की चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार ने तो पहले अपने विधायकों और सांसदों से एक बैठक की थी। इसके बाद अपने बेहद करीबी नेता से उन्होंने मुलाकात करके चर्चा का नया दौर शुरू कर दिया है। दरअसल नीतीश कुमार ने हाल में ही राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह से मुलाकात की थी, और इन दोनों की मुलाकात लगभग 1.5 घंटे तक चली, और यह मुलाकात बिल्कुल सीक्रेट थी। इस मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर जारी है, और यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब नौकरी के बदले जमीन घोटाले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट दायर हुई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पंजाब में फिर मिलेंगे भाजपा और अकाली दल के हाथ। सुनील जाखड़ की नियुक्ति के बाद मिलने लगे हैं इस बात के संकेत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव पर ध्यान रखते हुए बीजेपी तीसरी बार अपना शासन जारी रखने के लिए देश भर में अपने पुराने सहयोगियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि भगवा पार्टी पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन के लिए बातचीत कर रही है। किसानों के आंदोलन के समय शिरोमणि अकाली दल ने भाजपा से नाता तोड़ लिया था। भाजपा के बाद कृषि कानूनों को भाजपा को बाद में रद्द करना पड़ा, लेकिन पंजाब विधानसभा चुनावों में उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ गई। इस दौरान भाजपा ने अपने 2 दशक पुराने गठबंधन के साथी को भी खो दिया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। घाटी में सेना का एक्शन, बारामूला में लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। बारामूला में सुरक्षा बलों ने संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान में एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी पुलिस अधिकारियों ने दी है। उन्होंने बताया कि बारामूला इलाके के नपोरा जागीर क्रेरी में एक लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी बरामद इसके पास से किया गया। और इस संबंध में पुलिस अधिकारियों ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि बारामूला पुलिस
दूसरी बटालियन एसएसबी और 52 राष्ट्रीय राइफल के संयुक्त बलों ने घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया, जिसके दौरान लश्कर तैयबा का एक आतंकी सहयोगी को नौपोरा जागीर क्रैली में गिरफ्तार किया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 7 से 8 जुलाई को 4 राज्यों का दौरा करेंगे पीएम मोदी, करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का कर देंगे उद्घाटन। जी हाँ दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी 7 और 8 जुलाई को 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का दौरा करेंगे और तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास करेंगे। इसकी खबर प्रधानमंत्री कार्यालय ने बुधवार को दी। बता दें कि यूपी को छोड़कर इन सभी प्रदेशों में इस वर्ष के अंत में चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि पीएम 7 जुलाई को प्रातः लगभग 10:45 पर रायपुर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे तथा राष्ट्र को समर्पित करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एनसीपी अध्यक्ष पद से भी बेदखल शरद पवार, भतीजा अजीत को मिली कमान, पार्टी पर ठोका दावा। जी दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी में भीष्म पितामह का दर्जा रखने वाले शरद पवार अपनी सियासी पारी के शायद सबसे मुश्किल दौर में हैं। एक तरफ करीब 40 विधायकों को तोड़ने का दावा करते हुए अजीत पवार भाजपा और एकनाथ शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बन गए हैं, तो वहीं पार्टी पर भी दावा ठोक दिया है। भतीजे के नेतृत्व वाले गुट ने चुनाव आयोग का रुख किया है और पार्टी एवं उसके सिंबल पर अपना हक जताया है। यही नहीं, अजीत पवार गुट ने चुनाव आयोग में कहा कि उनके पास 2/3 से ज़्यादा विधायक हैं और इसीलिए पार्टी उन्हीं की है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उत्तराखंड में मची हलचल, कांग्रेस छोड़ भाजपा ज्वाइन करने का पहला मामला आया सामने। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी में जबरदस्त उत्साह है और कांग्रेस छोड़कर लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में नेता जो है वो बीजेपी में आने वाले हैं। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उत्तराखंड में सियासी गर्मी भी बढ़ने लगी है। उत्तराखंड भाजपा और उत्तराखंड कांग्रेस के बीच हलचल तेज होने लगी है। लोकसभा चुनावों को लेकर जारी भाजपा की आक्रामक तैयारी के बीच उत्तराखंड में भी मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस में सेंधमारी की चर्चाएं फिर जोर पकड़ रही है। चर्चा है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के एक प्रादेशिक नेता पाला बदल सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी से डरे पाकिस्तान पीएम, दहशत ऐसी कि कश्मीर का नाम ही भूल गए। जहाँ दोस्तों, पाकिस्तान की एक आदत थी, वो वक्त बेवक्त कश्मीर का राग लगाता रहता था। वो हर मंच और हर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ जहर उगलने में लगा रहता था। जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म होने पर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान बौखला गया था, लेकिन दुनिया भर में पीएम नरेंद्र मोदी के बढ़ते कद और भारत की बढ़ती हैसियत के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कश्मीर का नाम लेने से भी अब डरने लगे हैं। इसकी एक झलक तब देखने को मिली जब शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के शिखर सम्मेलन में शहबाज शरीफ का सामना पीएम मोदी से हुआ, तो उन्होंने आतंकवाद पर लंबी चौड़ी बात तो की, लेकिन कश्मीर का नाम अपनी जुबान पर नहीं ला पाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। देश में 15 रुपये लीटर मिलेगा पेट्रोल, नितिन गडकरी ने रैली में किया ऐसा दावा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रतापगढ़ में कहा कि पेट्रोल अब 15 रुपये लीटर हो सकता है। मैं अगस्त में टोयोटा कंपनी की गाड़ियाँ लॉन्च कर रहा हूँ और अब सभी गाड़ियाँ किसानों द्वारा तैयार किए गए एथेनॉल से चलेंगी। देश का किसान अब अन्नदाता ही नहीं, ऊर्जादाता भी बनेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान के प्रतापगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 40% बिजली और 60% इथेनॉल का एवरेज पकड़ा जाएगा तो पेट्रोल का भाव 15 रुपये लीटर हो जाएगा और इससे देश की जनता का भला होगा, प्रदूषण में कमी आएगी और साथ ही किसान अन्नदाता से ऊर्जादाता बनेगा। गडकरी ने कहा कि हमारी सरकार का कमाल है कि आज हवाई जहाज का ईंधन भी किसान बना रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष नहीं बना पा रहा है चुनावी मुद्दा, यही है 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत। जहां दोस्तों, देश की सत्ता हासिल करने के लिए होने वाली सियासी जंग में अब 10 महीने का ही वक्त बचा है और ऐसे में सत्ताधारी दल बीजेपी के साथ ही कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल भी अपनी अपनी रणनीति बनाने और उसे वास्तविक आकार देने में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद और बीजेपी की
देशव्यापी ताकत को देखते हुए विपक्षी दलों के बीच एकजुटता का प्रयास भी जारी है। इन सब के बीच अलग अलग राज्यों में बीच बीच में सियासी हलचल भी देखने को मिल रहा है और अभी महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा भूचाल आया हुआ है। पिछले कई महीनों से विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुटे एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को अपने भतीजे अजित पवार की बगावत के बाद खुद अपनी पार्टी को बचाने की जद्दोजहद से जूझना पड़ रहा है। दोस्तों, ये दिन भर की बेहद जरूरी और बड़ी खबरें हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ने सुकांत मजूमदार को किया फोन, पंचायत चुनाव से पहले जाना सियासी माहौल। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार उत्तर बंगाल के दौरे पर हैं और लगातार पंचायत चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मंगलवार दोपहर को अचानक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फोन आया। उन्होंने पंचायत चुनाव के विभिन्न मामलों की जानकारी ली, चुनाव आयोग की भूमिका, पुलिस क्या कर रही है और केंद्रीय बलों का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश अध्यक्ष से सब कुछ जानकारी ली। अमित शाह ने पंचायत चुनाव में पार्टी की तैयारी से लेकर हिंसा तक की जानकारी ली और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से पूछा कि चुनावी हिंसा में अब तक कितने लोगों की जान गई है और हिंसा को लेकर राज्य सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र बिहार के बाद मिशन कर्नाटक पर बीजेपी 2024 में जीडीएस भी आ सकती है। 7 कुमार स्वामी इसके लिए राजी। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव में अब कुछ महीनों का ही वक्त बचा है। अगले साल अप्रैल मई में आम चुनाव होने हैं और उससे पहले एक तरफ विपक्षी एकता को लेकर मीटिंग हो रही है तो वहीं सत्ताधारी भाजपा भी अपने तरीके से अलग अलग राज्यों में रणनीति बना रही है। महाराष्ट्र में बीते साल एकनाथ शिंदे के साथ सरकार बनाने वाली भाजपा ने अब अजित पवार को पाले में ले लिया है। इसके अलावा बिहार में भी जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और साहनी जैसे नेताओं के जरिए वो कुनबा बढ़ा रही है। यही नहीं, अब उसने मिशन कर्नाटक भी शुरू कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मिशन 2024 में जुटी भाजपा, तेलंगाना, झारखंड समेत कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदले। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी है। इसी क्रम में अब बीजेपी ने प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव किए। इसमें पार्टी ने 4 राज्यों की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष बदल दिए हैं। जिन राज्यों के नए अध्यक्ष मिले हैं उनमें पंजाब, झारखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भाजपा ने बाबूलाल मिरांडी को झारखंड, सुनील जाखड़ को पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को तेलंगाना प्रदेश इकाई का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में टीम भाजपा को संभालने की जिम्मेदारी पी पुरंदेश्वरी को सौंपी गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रशासनिक भवन के लोकार्पण समारोह में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा कानून का राज ही सुशासन की पहली शर्त। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार की शाम अत्याधुनिक गोरखनाथ और एम्स थाने के प्रशासनिक भवन के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। यहाँ सीएम योगी प्रशासन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कानून का राज ही सुशासन की पहली शर्त है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बीते 6 सालों में प्रदेश को अपराध मुक्त, दंगा मुक्त और अराजकता मुक्त बनाकर कानून का राज स्थापित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जीरो टॉलरेंस नीति का परिणाम है कि यूपी में कानून का राज है। आज उत्तर प्रदेश निवेश का सर्वोत्तम गंतव्य बनकर उभरा है। सीएम योगी ने कहा कि विगत 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रदेश के प्रति लोगों की धारणा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विगत 6 वर्षों में हमारी सरकार ने पारदर्शी तरीके से 1,65,000 कर्मियों की भर्ती की और इसमें 20% महिला कार्मिकों की भर्ती को अनिवार्य रूप से लागू किया। उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएसी का नाम अराजकता पर लगाम कसने के लिए सम्मान के साथ लिया जाता है। वहीं सीएम ने कहा कि गोरखनाथ थाने में सोलर सिस्टम की वजह से बिजली का बिल 0 हो जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी एससीओ के मंच से बिना नाम लिए पाकिस्तान पर मोदी का प्रहार, कुछ देश आतंकियों के पनाहगार। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार 4 जुलाई को शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की बैठक की मेजबानी की। वर्चुअली आयोजित की गई इस बैठक में रूस और चीन समेत एससीओ के सदस्य देश शामिल हुए और बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस समय विश्व विवाद, तनाव और महामारी से घिरा हुआ है। ऐसे में हमें मिलकर काम करना चाहिए और उन्होंने एससीओ में सुधार के प्रस्ताव का समर्थन किया और इस दौरान पीएम मोदी ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर हमला बोल दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है और इस चुनौती से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता है। वहीं आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। और कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के टूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं
और आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करनी चाहिए। पीएम मोदी ने अफगानिस्तान को लेकर सभी सदस्य देशों से मिलकर काम करने की अपील की और कहा कि अफगानिस्तान की स्थिति का सीधा असर हम सभी देशों की सुरक्षा पर पड़ा है। अफगानिस्तान को लेकर भारत की चिंताएं और अपेक्षाएं एससीओ के अधिकांश सदस्य देशों की तरह ही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें दोस्तों 7 से 8 जुलाई को 4 राज्यों का मैराथन दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। राजस्थान, छत्तीसगढ़ भी शामिल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 और 8 जुलाई को 4 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। वो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान जाएंगे। दौरे की शुरुआत शुक्रवार सुबह 11:15 बजे रायपुर में कार्यक्रम से होगी और यहाँ वो कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। सुबह 11:30 बजे रायपुर में जनसभा करेंगे और इस तरह वो छत्तीसगढ़ में बीजेपी के चुनाव अभियान का शंखनाद करेंगे। बीजेपी ने पीएम मोदी की जनसभा में 1.5 लाख से अधिक लोगों को बुलाने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जाएंगे और वहां दोपहर 2:30 बजे गीता प्रेस गोरखपुर के शताब्दी समारोह में हिस्सा लेंगे। हाल ही में गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति सम्मान दिया गया है और इसके बाद दोपहर 3:30 बजे गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। फिर पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे और वहां शाम 5 बजे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। शाम 7:15 बजे स्थानीय बीजेपी नेताओं के साथ बैठक भी होगी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमित शाह ने सैनिक स्कूल का किया शिलान्यास, बोले यहाँ भारत माता की सेवा करने वाले होंगे पैदा। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को गुजरात के मेहसाणा में देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने वर्चुअल माध्यम से लोगों को भी संबोधित किया और उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में देश के विकास की गति बढ़ी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास की प्रक्रिया में सहकारी समितियों, कॉरपोरेट्स, गैर सरकारी संगठनों के साथ आमजन को भी शामिल किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अब काम सीखने के बदले मिलेगा स्टाइपेंड। एमपी में शिवराज सरकार की सीखो कमाओ योजना लॉन्च। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किया। भोपाल के रविंद्र भवन में सीखो कमाओ योजना पोर्टल में युवाओं का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किया गया। खुद मुख्यमंत्री ने पोर्टल में एक युवा का रजिस्ट्रेशन करते हुए इसकी शुरुआत की और इस योजना के तहत युवाओं को रोजगार दिलाने के साथ ही कौशल भी दिखाया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत 12वीं पास, ITI डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए सभी युवाओं को कौशल और रोजगार मिलेगा। इसमें काम सीखने के बदले प्रदेश सरकार युवाओं को स्टाइपेंड भी देगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सावन के पहले दिन भक्ति में डूबे नजर आए सीएम योगी। गोरखनाथ मंदिर में की पूजा। जी हाँ दोस्तों, इस साल सावन का महीना 58 दिनों तक चलेगा। सावन महीने के पहले दिन जहां देश के तमाम शिव मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा, वहीं सूबे के मुखिया सीएम योगी भी इससे अछूते नहीं रहे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सावन महीने के पहले दिन गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि ये जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सावन के पहले ही दिन यहाँ पर पूजा अर्चना की है। दोस्तों, आपको बता दें कि सीएम योगी ने कहा कि सभी प्रदेशवासियों और श्रद्धालुओं को देवाधिदेव महादेव के पावन श्रावण मास के शुभारंभ की अनंत शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, यही प्रार्थना है। हर हर महादेव। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ इस दौरान रुद्राभिषेक करते दिखे और इस दौरान सीएम योगी ने हवन भी किया। इससे पहले सीएम योगी ने सावन महीने को लेकर ट्वीट किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अब चीन को हम टक्कर देंगे। पीएम मोदी के निमंत्रण पर भारत आ रही ये दिग्गज अमेरिकी कंपनी, जल्द होगा शिलान्यास। या दोस्तों, अमेरिका और चीन में जारी टकराव के बीच ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर एक बड़ा मौका भारत के हाथ लगा है। दरअसल सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी माइक्रॉन टेक्नोलॉजी ने भारत में प्लांट स्थापित करने का पूरा खाका तैयार कर लिया है। केंद्रीय आईटी और टेलीकॉम मंत्री अश्विन वैष्णव ने 3 जुलाई को दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान इसको लेकर बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि अगले 4 से 6 सप्ताह में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की आधारशिला रखी जाएगी। गुजरात में इस फैक्ट्री के लिए भूमि पहले ही आवंटित की जा चुकी है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गुजरात में माइक्रॉन टेक्नोलॉजी द्वारा दिसंबर 2024 से चिप का उत्पादन शुरू हो जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में विपक्षी एकता पर सर्जिकल स्ट्राइक। 27 मिनट के भाषण में नीतीश कुमार का 8 बार जिक्र और बिहार पर अब सबकी नजरें। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले ही पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई थी और कांग्रेस, एनसीपी, सपा, टीएमसी, आम आदमी पार्टी और शिवसेना सहित
तमाम दलों ने बीजेपी के खिलाफ मिलकर लड़ने का संकल्प लिया। विपक्षी दलों के इस महामिलन के खतरे को बीजेपी भांप रही थी और राजनीति में अवधारणा की अहम भूमिका है। वोटों के जिस कुल योग को विपक्षी लोकसभा चुनाव 2024 में जीत की कुंजी मान रहे थे, बीजेपी ने महाराष्ट्र में उसी पर सर्जिकल स्ट्राइक करके इरादे जता दिए हैं। महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार 55 साल के राजनीतिक करियर में पहली बार उसी चाल का शिकार हो गए जिसके दम पर उन्होंने खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल की थी। उनको भतीजा अजित पवार ने मात दे दी है और फिलहाल अब महाराष्ट्र की राजनीति का असर पूरे देश में देखा जाना बाकी है, जिसमें प्रमुख केंद्र बिहार हो सकता है। बीजेपी ने पूरा ध्यान हिंदी पट्टी के इस बड़े राज्य पर केंद्रित कर दिया है क्योंकि इस राज्य में लोकसभा की 40 सीटें हैं और लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी ने मिलकर 39 सीटें जीत ली थी। लेकिन अब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ है और आरजेडी और जेडीयू कुल वोट बैंक बीजेपी से बहुत ज़्यादा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आपको बता दें, कैबिनेट फेरबदल की अटकलों के बीच पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक लिए जा सकते हैं कई बड़े फैसले। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की चर्चाओं के बीच पीएम मोदी की अध्यक्षता मंत्रिपरिषद की बैठक प्रगति मैदान में चल रही है। बता दें कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रगति मैदान पहुंच गए हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की चर्चाओं को लेकर भी चर्चा हो सकती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी के आने से पहले अमित शाह संभालेंगे मोर्चा, लेंगे बड़ी बैठक। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पखवाड़े भर के भीतर दूसरी बार प्रदेश दौरे पर आएंगे। शाह का 5 और 6 जुलाई को रायपुर में पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक लेने के बाद 6 जुलाई की शाम को वापस वो चले जाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को रायपुर आएंगे और इससे पहले अमित शाह पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों में अहम भूमिका निभा रहे हैं। कहा जा रहा है कि शाह की बैठक में चुनाव तैयारियों पर ही प्रमुख रूप से चर्चा होगी। अभी तक आधिकारिक रूप से उनके आने का शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के ऊपर उड़े ड्रोन से मचा हड़कंप, एक्शन में एसपीजी और दिल्ली पुलिस। यहाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री के आवास के ऊपर सोमवार सुबह ड्रोन देखे जाने की खबर है और पीएम मोदी का आवास नो फ्लाइंग जोन और नो ड्रोन जोन के तहत आता है। ऐसे में यहाँ ड्रोन देखे जाने की सूचना से हड़कंप मच गया है। घटना सुबह 5:30 बजे की बताई जा रही है। पीएम मोदी की सुरक्षा में लगे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ने तुरंत इस मामले में पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन में आते हुए सर्च ऑपरेशन शुरू किया और ड्रोन की जांच में जुट गई। पुलिस की जांच लगातार जारी है, लेकिन काफ़ी मशक्कत के बाद भी अभी तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है। दिल्ली पुलिस ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें पीएम आवास के ऊपर नो फ्लाइंग जोन में ड्रोन उड़ने की जानकारी मिली थी। एसपीजी ने सुबह 5:30 बजे पुलिस से संपर्क किया और मामले की जांच जारी है।